नमस्कार। क्या अपने देश की महिलाएं सिर्फ एक वोट बैंक की तरह हैं? क्या आज भी सोच के स्तर पर हम पुरुषवादी वर्चस्व से बाहर निकल पाए हैं? क्या आज भी महिलाओं को लेकर हमारा नजरिया बदल पाया है? आखिर आज भी महिलाएं खुद को लगातार असुरक्षित क्यों महसूस करती हैं, चाहे परिवारों में या दफ्तरों में या फिर राह चलते? हमने सरोजनी नायडू के जन्मदिन यानी 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस तो घोषित कर दिया, या फिर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मान लिया। इससे क्या महिला सशक्तिकरण या बराबरी का दर्जा देने का जो दावा था वो पूरा हो गया? कांग्रेस ने ये कोशिशें करने की पहल की थी। पहले एनी बेसेंट को पार्टी की कमान मिली, जो एक आयरिश महिला थी, और बाद में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के तौर पर सरोजनी नायडू को 1925 में पार्टी ने चुना। आज हम सरोजनी नायडू की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 13 फरवरी को उनका जन्मदिन आता है और उसी दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। शख्सियत में इस बार की किरदार हैं सरोजनी नायडू। मैं सोच भी बदलता हूँ, मैं नज़रिया भी बदलता हूँ। मिले ना मंजिल मुझे तो मैं उसे पाने का जरिया भी बदलता हूँ। बदलता नहीं अगर कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूँ, उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूँ। इन पंक्तियों को सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि सरोजनी नायडू आज भी आखिर क्यों इतनी अहम हैं। उनकी कविताएं अपने देश, बच्चों के भविष्य, महिलाओं के अधिकारों और मजबूत इच्छा शक्ति को हमेशा से सामने लाती रही हैं, और उनकी जिंदगी के पन्ने पलटें तो इस दौर में भी उनकी ज़रूरत और अहमियत का एहसास होता है। सरोजनी के पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय ने अपनी जिंदगी के शुरुआती दिन बेहद संघर्ष में बिताए। सड़क के किनारे लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की, गरीबी देखी, एक बंगाली ब्राह्मण परिवार के रूढ़िवादी संस्कार देखे, लेकिन खुद एक प्रगतिशील ख्यालात के रहे। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज के बाद अपनी मेहनत और स्कॉलरशिप से यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में पढ़े। वहां से लौटे तो हैदराबाद के निज़ाम के बुलावे पर वहां की शिक्षा प्रणाली सुधारने गए। हैदराबाद कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में वहां का बेहद प्रतिष्ठित निज़ाम कॉलेज बन गया। डॉक्टर अघोरनाथ की पत्नी वरदा सुंदरी देवी खुद बांग्ला में कविताएं लिखती थीं, बंगाल की साहित्यिक परंपरा और रविंद्रनाथ टैगोर के करीब रहीं। हैदराबाद में भी पति के साथ उनका लेखन और सामाजिक कार्य जारी रहा। इन दोनों की सबसे पहली संतान हुई सरोजनी चट्टोपाध्याय। वह 13 फरवरी 1879 का दिन था। माता पिता ने पढ़ने लिखने से लेकर देश और समाज के प्रति गहराई से चिंतन करने का संस्कार उन्हें दिया। बचपन से ही सरोजनी बेहद तेज और लिखने पढ़ने में सबसे अव्वल रहीं। महज 12 साल की थीं तभी पहली श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली और 13 साल की उम्र में पहली कविता लिख डाली, लेडी ऑफ द लेक। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर निज़ाम ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए वजीफा दिया और इसके बाद 1895 में उन्होंने लंदन के किंग्स कॉलेज में दाखिला लिया। बाद में कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज में आगे की पढ़ाई की। लंदन में रहते हुए पढ़ाई के साथ साथ सरोजनी कविताएं भी लिखती रहीं। गोल्डन थ्रेशहोल्ड उनका पहला कविता संग्रह था। दूसरे कविता संग्रह बर्ड ऑफ टाइम और इसके बाद के संग्रह ब्रोकन विंग ने उन्हें साहित्य के क्षेत्र में अहम जगह दिलाई और वह अपनी कविताओं के लिए मशहूर हो गईं। इंग्लैंड में जगह जगह वह कविताएं सुनाती और वह भी अपनी मधुर आवाज में उन्हें सुर भी देती। वहीं 1898 में सरोजनी की शादी डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू से हुई और वह चट्टोपाध्याय से नायडू बन गईं। इस बीच देश में आज़ादी का आंदोलन जोर पकड़ चुका था और उनके पिता ने भी अंग्रेजों के खिलाफ तमाम सत्याग्रहों में हिस्सा लिया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद पिता भी पार्टी के विचारों के साथ जुड़ गए। सरोजनी पर इसका असर लगातार रहा।
साथ ही वह महिलाओं की स्थिति देखकर भी विचलित होती और अपनी रचनाओं के जरिए देश प्रेम और महिलाओं में आत्मविश्वास भरने, उन्हें आगे बढ़ाने का संदेश देती। कविताओं के साथ उनके भाषण भी मशहूर हुए। वह बेहतरीन वक्ता थीं। 1914 में इंग्लैंड में गांधी जी से मिलने के बाद उन्होंने खुद को उनकी विचारधारा के प्रति समर्पित कर दिया और देश की आज़ादी के लिए बेहद सक्रियता से कांग्रेस के आंदोलनों के साथ जुड़ गईं। हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी और गुजराती भाषाओं पर उनका अधिकार था और लंदन की एक सभा में उन्होंने अंग्रेजी में जो भाषण दिया, उससे अंग्रेजों के साथ साथ तमाम भारतीय श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। वह अपने भाषणों में काव्यात्मक तरीके से अपनी बातें कहती, श्रोताओं को जोश से भर देती। अपनी कविताओं को बेहद मधुर कंठ से पेश करने वाली सरोजनी नायडू को गांधी जी ने भारत कोकिला कहा और वो बन गई नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। लेकिन इसके साथ साथ कई राष्ट्रीय आंदोलनों का उन्होंने नेतृत्व किया और गांव-गांव घूमकर देश प्रेम का संदेश देती रहीं। इस दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, जो मूल रूप से आयरलैंड की थीं और थियोसॉफिस्ट थीं। साथ ही वह हमेशा महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाती थीं। उस दौरान सरोजनी नायडू की लोकप्रियता और वैचारिक समानता की वजह से एनी बेसेंट उनसे काफी प्रभावित थीं और उन्हें अपने साथ तमाम आंदोलनों में आगे रखती। बाद में 1925 में सरोजनी नायडू को कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर देश की आज़ादी तक नायडू काफ़ी सक्रिय रहीं। आज़ादी के दिन यानी 15 अगस्त 1947 से ही उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया और वह आज़ाद भारत की पहली महिला राज्यपाल के तौर पर करीब 1.5 साल तक सक्रिय रहीं। इलाहाबाद में 2 मार्च 1949 को उनका निधन हो गया। आज जब हम सरोजनी नायडू के योगदान की बात करते हैं तो मौजूदा सियासत और समाज में महिलाओं की स्थिति को देखते हुए उनकी वह चेतना और दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत महसूस होती है। खासकर तब जब आज आधी आबादी को लेकर हमारे देश में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, उन्हें आर्थिक आज़ादी देने की बात कही जाती है और तमाम राजनीतिक पार्टियां महिलाओं के लिए बड़े बड़े दावे करती हैं। चुनावी घोषणा पत्रों में महिलाओं को मुफ्त पेंशन देने से लेकर उनके ढेर सारी योजनाओं की बातें की जाती हैं, प्यारी दीदी से लेकर लाडली बहना तक। ये सारे चुनावी जुमले हर पार्टियों के लिए एक बड़े हथियार के तौर पर सामने आते रहे हैं। जिस देश में भारत कोकिला कही जाने वाली सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट जैसे किरदार रहे हों, महिला प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक इस देश ने देखे, लेकिन पुरुषवादी वर्चस्व की सोच बदलने में कामयाबी क्यों नहीं मिल पाई और आज भी हम पिछड़ी मानसिकता के शिकार क्यों हैं। महिलाओं की इसी स्थिति पर सरोजनी नायडू की ये कविता नारी। बचपन में माँ ने नारी का किरदार निभाया है, उसने ही तो हमें ठीक से चलना, बोलना और पढ़ना सिखाया है। उम्र जैसे बढ़ी तो पत्नी ने नारी का रूप दिखाया है, उसने हर परिस्थिति में हमें डटकर लड़ना सिखाया है। फिर बेटी ने नारी का रूप अपनाया है, दुनिया से प्यार करना सिखाया है। और तो क्या ही लिखूं मैं नारी के सम्मान में, हम सब तो खुद ही गुम हो गए हैं अपनी ही पहचान में।